हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन मंथन। आज हम एसएसटी की 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का कौन सा पार्ट कर रहे हैं? सिविक्स। बोलो तेज की सिविक्स। सिविक्स का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं जिसका नाम है संघवाद, इंग्लिश में फेडरलिज्म। तो हमने पिछली बार क्या किया था? सत्ता की साझेदारी, उससे कुछ कुछ रिलेटेड चैप्टर है ये। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। क्या नाम है चैप्टर का? संघवाद। संघवाद है ना, ये चैप्टर का नाम है, यही है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं इसे फेडरलिज्म या फेडरलिज्म, जो भी बोल लो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि ये क्या हो सकता है? बातचीत। संघवाद है तो बातचीत होगी इसमें, वाद विवाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ लग रहा है खुशी? यही लग रहा है, बातचीत। तो ये जो संघवाद है ना, ये पहली बात बातचीत नहीं है। ठीक है, पहली बात क्या है? बातचीत नहीं है ये। तो ये है क्या? संघवाद आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो श्रीलंका है और बेल्जियम है ना, उन लोगों ने क्या किया था जातीय संघर्ष खत्म करने के लिए? इधर श्रीलंका और बेल्जियम ने क्या किया था जातीय संघर्ष को खत्म करने के लिए? युद्ध किए थे। एक ने तो संविधान संशोधन किया था, और संविधान संशोधन के अंदर उसने केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग किया था। याद आ रहा है? कुछ भूल गए? यही क्या होगा ना, यही किया था कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग किया था, है ना। तो संघवाद में यही चीज है। जो संघ है उसका मतलब होता है, संघवाद का मतलब होता है केंद्र सरकार, केंद्र और प्रांतीय कह लो या फिर कह लो राज्य, प्रांतीय सरकार एक होकर काम करती है, एक होकर काम करते हैं, उसे कहते हैं संघवाद। ठीक है, और ये जो संघवाद है ये बेल्जियम ने अपनाया था, है ना, अपनाया था। याद आ रहा है कुछ कि उसने केंद्रीय सरकार को अलग कर दिया था, राज्य सरकार को अलग कर दिया था। केंद्रीय सरकार अपने कुछ विषय थे वो 50% अपने मालिक थे और बाकी के राज्य सरकार थे, ऐसा ही कुछ था। याद आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? भाई याद करो, नहीं आ रहा तो वरना नहीं आने वाला ये, याद करो। नहीं आ रहा ना याद? आ गया। और श्रीलंका ने में क्या योगदान किया था, कि ऐसा क्या किया था कि उसका जातीय संघर्ष खत्म हो गया? मेजोरिटी वालों को वैल्यू दी और माइनॉरिटी वालों को हटा दिया, तो इससे जातीय संघर्ष खत्म हुआ था? नहीं हुआ था, है ना, नहीं हुआ था ना भाई। तुम लोग एक्टिव ही नहीं हो आज। देखो, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार एक साथ काम करती है, उसको कहते हैं संघवाद, है ना। तो संघवाद में कुछ विषय है, जैसे इसका पहला है कि जो मतलब जो संघवाद है उसमें एक से ज्यादा सरकारें उपलब्ध होती हैं, उपलब्ध होती है। उसके अलावा इसमें क्या बात है, इसमें बोला गया है कि देश के लिए, पूरे देश के लिए एक सरकार, और पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, और फिर जो देश में प्रांत होते हैं ना, देश में प्रांतों के लिए
अलग अलग सरकारों का के लिए अलग अलग सरकारों का गठन करना। मतलब क्या है इस लाइन का कि जो एक देश है उसके लिए एक सरकार हो गई है ना, उसके बाद जो देश के अंदर छोटे छोटे प्रांत है जिनमें विविधताएं हैं, जिनमें डिफरेंसेस है, उनके लिए अलग से सरकार का गठन करना, उसको कहते हैं संघवाद। ठीक है, ऐसे आपके बुक में 7 पॉइंट दे रखे हैं और सब में सिर्फ एक ही बात है जो कि संघवाद है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, मतलब केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार कैसे किसी बात पर निर्णय लेती है, कैसे शासन व्यवस्था संभालती किसी देश की, उसके बारे में सारी डिटेल्स है। ठीक है, नागरिकों को अगर जैसे मान लो कोई एक प्रांत है ना, कोई प्रांत है, इसका एक नागरिक है, एक कोई व्यक्ति है, इसको है परेशानी किसी चीज की, इसको क्या है, परेशानी है, परेशानी। तो अब ये परेशानी केंद्र सरकार देखेगी या प्रांतीय सरकार देखेगी? प्रांतीय सरकार देखेगी, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति की परेशानी तो अगर जो केंद्रीय सरकार है वो एक व्यक्ति की परेशानी को लेकर चलेगी तो पूरे देश को नहीं संभाल पाएगी, है ना। इसीलिए केंद्रीय सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारों का गठन किया जाता है। इतना समझ आ गया? पर बेल्जियम में तो ऐसा हुआ था, है ना। बेल्जियम में क्या था, केंद्र सरकार बनाई गई थी, राज्य सरकार बनाई गई थी, और जो भाषीय विविधताएं थी उनके लिए अलग सरकार बनाई गई थी, है ना। पर श्रीलंका में क्या हुआ कि जो मेजोरिटी है उनको सरकार, उनका जो शासन है उनके हाथ में दे दिया और माइनॉरिटी वालों को हटा दिया, है ना, यही था ना। तो इससे क्या होता है कि जो एक व्यक्ति की परेशानी तो वैसी ही रहेगी पर देश भी टूट जाएगा, है ना। पर संघवाद जो होता है ये देश को एक करके चलता है। ठीक है, इतना समझ आ गया संघवाद क्या होता है? आया समझ में संघवाद? बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। नहीं आया? आ गया? लग तो नहीं रहा। बोलना नहीं आता? किसको नहीं आया ये बताओ, क्या नहीं आया? संघवाद का क्या मीनिंग होता है? जहां केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार, प्रांतीय को राज्य भी कह सकते हैं ना, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार एक होकर काम करती है, एक साथ काम करती है, जिससे एक जो देश है वो बिखरता नहीं है। जैसे हमारा इंडिया है, इसमें अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं ना, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, है ना, इनकी अलग अलग संस्कृति है। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर इनकी सारी चीजें अलग है तो ये एक सरकार इस देश को चला पाएगी, है ना। तो देश को चलाने के लिए तो केंद्रीय सरकार आ गई, देश को चलाने के लिए क्या आ गई? केंद्रीय सरकार। पर जितने ये डिफरेंसेस है भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इन पे बन गए छोटे छोटे प्रांत। क्या बन गए? प्रांत बन गए। अब इन प्रांतों को चलाने के लिए होता है प्रांतीय सरकारों का गठन। प्रांतीय सरकार इनके छोटे छोटे प्रांत को संभालती है। समझ आया? अब समझ आ गया पक्का? प्रांत कैसे अलग बनाए जाते हैं? भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर संस्कृति के आधार पर, जो कि विविधता होती है। जो जितने डिफरेंस होंगे उस तरीके से देश में प्रांत बनाए जाते हैं। भारत में प्रांत है, कौन सा प्रांत है? प्रांत उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य होते हैं वो। उत्तर प्रदेश, बिहार, हाँ प्रांत भी बोल सकते हो, राज्य भी बोल सकते हो। मैंने ये तो नहीं कहा गलत है।
अब चलो, इतना समझ आ गया ना। अब भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो भारत है वो 1947 में आजाद हो गया था, है ना। भारत जो है 1947 में आजाद हो गया था। इसके साथ साथ इसने लोकतंत्र अपना लिया था। अब लोकतंत्र अपनाने के साथ साथ इसने संघवाद अपनाया था। क्या अपनाया था? संघवाद। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था या अलग हुआ था तो भारत में कौन लोग थे? देसी रजवाड़े थे ना, देसी रजवाड़े। तो जो ये देसी रजवाड़े थे ये भारत में एक तो होना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो इनको भड़का के गए थे कि आप चाहे तो अपना देश बना सकते हैं अलग से, या तो फिर भारत में ही शामिल हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जो ये देसी रजवाड़े थे, राजा महाराजा होते हैं तो उन्हीं के इलाकों में जो आते थे वो होते हैं देसी रजवाड़े। ठीक है, तो ये जो देसी रजवाड़े वाले लोग थे ये भारत में आने के लिए मना कर रहे थे, ये भारत में विलय होने से मना कर रहे थे। तो इनको कौन लेके आया था भारत में? आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो भारत में ये देसी रजवाड़े आ गए, पर इनकी जो भाषा है वो अलग है, इनके कम्युनिटी के लोग अलग है, जाति अलग है, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस के आधार पर इन लोगों ने संघवाद को अपनाया था। ठीक है, क्योंकि हम एक देश को चला सकते हैं पर उसके अंदर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए हमें कोई ना कोई और तो चाहिए ना। तो संघवाद के अंतर्गत भारत में कितनी सरकारें बनी? पहली तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, है ना। दो सरकारें बन चुकी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है ना। पक्का समझ आ रहा है? जो केंद्र सरकार है वो अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। उसके बाद क्या होता है कि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है इनके अपने अपने विषय होते हैं, इनके अपने अपने विषय होते हैं, है ना। अब देखो संविधान में क्या कहा गया है? जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है संविधान में इनको अपना दर्जा दिया गया है। पहली सरकार है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, तो इसको अलग विषय दिए गए हैं। इसके क्या विषय है? जैसे कि प्रतिरक्षा करेगा, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग, मुद्रा और विदेशी जो चीजें होती हैं उन पर ये ध्यान देगा। जो विदेशी मामले होते हैं उन पर केंद्र सरकार ध्यान देगा। उसके बाद जो राज्य सरकार होती है, जो होती है राज्य सरकार, ये वाली, तो राज्य सरकार के अलग विषय, जैसे राज्य सरकार के क्या विषय थे? इसके विषय होते हैं पुलिस और कृषि, है ना, और पानी, सड़कें देख लो। 1992 तक पानी, सड़कें, बिजली सब राज्य सरकार के अंतर्गत थी। ठीक है, क्योंकि अब देखो बिजली, सड़कें, पानी ये राज्य के मुद्दे हैं, इनको हम केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं? कोई केंद्र सरकार का आदमी आएगा यहाँ पर रोड बनवाने? नहीं आएगा ना। राज्य सरकार को ये चीजें इसलिए दी गई। तो जो केंद्र सरकार है ये कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? संविधान में ऐसी 3 सूचियां बनाई गई, 3 सूची बताया है मैंने, याद है? 3 सूचियां
संविधान में 3 सूचियां हैं, ठीक है। तो 3 सूचियां होने के कारण जो पहली सूची है वो क्या है? संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची। देखो पहली क्या हुई? संघ सूची मतलब केंद्र सूची तुम बोल सकते हो। दूसरी है राज्य सूची। अब इसमें 3 सूचियां बता रहा है, ये तो तीसरी क्या है? अब तुम्हें लग रहा होगा इनमें से कुछ विषय तो रह ही गए, है ना? लग रहा है कुछ विषय रह गए। इनमें कौन कौन से रह गए? सड़कें हैं। देखो भाई, देख वो राज्य सरकार में आ गया। अगर पेंडेमिक है तो केंद्र सरकार में। हेल्थ लो, यहाँ पे लिख लो हेल्थ, स्वास्थ्य, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगर पूरे देश में जैसे कोरोना फैल गया तो फैसले केंद्र सरकार लेगा, है ना? अब देखो भाई, इनमें जितने विषय रह गए, जो विषय बच जाते हैं वो कहां पर आते हैं? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची। जैसे इसमें क्या आते हैं? जो कौन कौन से विषय आएंगे? अच्छा, ये जो विषय बच गए नहीं, ये हटा दो। समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं ये देखो। तो समवर्ती सूची वो होती है जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों निर्णय ले सकते हैं। जहां पर बोलो, जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों निर्णय ले सकते हैं। तो इस सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो क्या क्या है? वन शिक्षा और तुम्हारा मजदूर विवाह से संबंधित और नागरिकता, ठीक है। ये आते तुम्हारे समवर्ती सूची में। वन, शिक्षा, मजदूर, विवाह और नागरिक जो होते हैं, जिनको नागरिकता चाहिए होती है या उनको नागरिकता से अपना नाम हटवाना होता है, वो इस सूची में आते हैं, समवर्ती सूची में, ठीक है। समझ आया यहाँ तक कि कौन सी विषय कौन सी सूची में आते हैं? तो ये 3 सूचियां हो गई, है ना। इसके बाद जो विषय बचे, अब जो विषय इसके यहाँ पर नहीं आए, जो इनके बाद विषय बचे हैं, जैसे ये कब बना था? 1950 की बात है ये, है ना, जब ये सारे विषय हमने रखे थे इसमें। उसके बाद 1950 के बाद कितने साल बीत गए? तो चेंजेस तो आए होंगे। जो विषय बचे जैसे कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर 1950 में तो आया नहीं था ना। जो कंप्यूटर है वो 1950 में आया था। ऐसे विषय जो कि 1950 में नहीं थे, तो 1992 में, 1992 में, सॉरी ये नहीं है, जो कंप्यूटर है तो ऐसा विषय है जो कि पहले नहीं था, संविधान बनने के टाइम नहीं था। तो वो कहाँ आया? वो आया है अवशिष्ट हाँ, जो 1950 के बाद के विषय है जैसे कंप्यूटर, उनको जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने सीधा केंद्र सरकार के अंतर्गत रख दिए, ठीक है। वो उन विषयों को कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी। इतनी बात समझ आ गई? केंद्रीय सरकार क्या होती है? बोलो क्या होती है? जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है। और राज्य सरकार जो सिर्फ एक राज्य के लिए फैसला लेगी, ठीक है। और समवर्ती सूची
जो दोनों यूज करते हैं, जैसे समवर्ती सूची में वो मामले आते हैं जिन पर दोनों फैसले लेते हैं। अगर कोई ऐसा मामला आ गया जिस पर मतभेद शुरू हो गया, राज्य सरकार कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो क्या होगा? जो अंतिम फैसला है, जो लास्ट डिसीजन होगा, वो लेगा केंद्रीय सरकार। ठीक है, लास्ट डिसीजन किसका माना जाएगा? केंद्रीय सरकार का। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, अब देखो, जैसे देश में, भारत में अलग अलग राज्य है ना, तो सबको समानता मिल सकती है। अलग अलग राज्य है ना, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग जाति है, तो सबको एक समान लेके नहीं चला जा सकता, है ना। कि कुछ तो ऐसे भी मामले हुए थे जिन पर कुछ जो राज्य है उनको विशेष दर्जा दिया गया था। तो विशेष दर्जा जिन्हें दिया गया था वो राज्य हैं जो भारत है, उसमें कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें विशेष दर्जा दिया गया था। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या हो सकता है? असम। तीसरा नागालैंड, और चौथा है मणिपुर। इनको विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि ये देश के किनारे में है, इनकी भी भाषा अलग है, इनकी भी भाषा अलग है, इनमें काम अलग होता है, इनमें काम अलग होता है। और मेन बात, अगर यहाँ से कोई आदमी जो पूर्व इलाका है, ईस्ट से कोई आदमी नॉर्थ की तरफ आता है भारत के, जैसे दिल्ली आता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चीनी या फिर नेपाली। इसीलिए उनको विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो विशेष दर्जे वाले देश ये राज्य ये है। अब बात आती है जो दिल्ली है, जो ये दिल्ली है, क्या वो एक राज्य है? दिल्ली क्या है फिर? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है दिल्ली? केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली पर राज किसका होगा? केंद्रीय सरकार का होगा। पर केंद्रीय सरकार दिल्ली के हर मामलों को नहीं देख सकती, तो ज्यादातर मामले कौन देखता है? राज्य सरकार देखती है। तो दिल्ली में किसकी राज्य सरकार है? राज्य सरकार। सोच लो, सीएम कौन है दिल्ली का? मोदी है। दिल्ली का सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी जेल में है ना। ये कह रहा है मोदी। देखो, जो दिल्ली का सीएम है वो तो अरविंद केजरीवाल ही है ना अभी, पर जो केंद्रीय सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है वो किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में। राज्य सरकार किसके हाथ में है? एएपी, आम आदमी पार्टी, और बीजेपी है केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। इतना समझ आया? दिल्ली। अब करते हैं बात चंडीगढ़ की। कहाँ की? ऐसे लिखते हैं चंडीगढ़। चलो, चंडीगढ़ बताओ क्या है? राज्य। ये राज्य है पक्का। ये पहली बात, दो राज्यों की कैपिटल है, दो राज्यों की राजधानी है ना। और दूसरी बात, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दोनों चीज है मतलब? हाँ, राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है।
तो अब बताओ चंडीगढ़ जो है इसमें किसकी सरकार चलेगी, हरियाणा वाले की या फिर पंजाब वाले की या फिर केंद्र की? केंद्र की नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य हैं इसके, है ना, दोनों की राजधानी है ना ये, तो यहाँ पर किसकी बात मानी जाएगी? अगर हरियाणा और पंजाब के जो सीएम है कोई अलग पार्टी के हो तो कैसे होगा काम? विवाद होंगे, इसीलिए केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आती है चंडीगढ़। ठीक है, याद रहेगा, इतनी बात समझ आ गई। और ये जो विशेष दर्जा दिया गया है इन लोगों को, इनको विशेष दर्जा 371 के तहत दिया गया है। किसके? 371। जम्मू कश्मीर का याद है कि क्या हटा दिया था मोदी ने? 71, धारा 371 हटा दी थी। मतलब कि जो जम्मू कश्मीर था वो भी पहले एक विशेष दर्जे वाला राज्य था, उसके बाद उसका विशेष दर्जा हटा दिया गया। और किनके पास है विशेष दर्जा आज की डेट में? इन चारों के पास है। सिक्किम के पास पहले था पर अब वो हटा दिया गया है और उसे एक सिंपल सा राज्य बना दिया गया है। पता चल गया क्यों मिलता है इन्हें विशेष दर्जा? अब है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इतना क्लियर हो गया था। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ये बात देखो इधर। जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो बताओ, मैंने समझा दिया तुम्हें कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, कैसे चलती है, तुम बताओ, सोचो थोड़ा। हाँ, और जो बच गए जनता ले लेगी, और जनता ने लेने से मना कर दिया तो मैं बताऊं क्या कहते हैं, पूछो। केंद्रीय सरकार जो संघीय व्यवस्था है, मतलब कि पूरे देश में एक जो सरकार है वो आ गई। अब संघीय व्यवस्था के अंतर्गत देश के अंदर जो राज्य है उनमें कैसे सरकारें आएंगी? कौन से वाले? डिस्ट्रिक्ट। देखो, संघीय व्यवस्था हमें पता है क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है? संघीय व्यवस्था क्या होती है? जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक होकर काम करती है, यही होती है ना। तो जो केंद्र सरकार हमने लागू कर दी, अब राज्य सरकार कैसे लागू करेंगे? उसके लिए पहले राज्य तो होना चाहिए, है ना, राज्य होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? राज्य के नागरिक होने चाहिए, जो कि ये जो संघीय व्यवस्था है इनको मानेंगे। नागरिक भी आ गए, और क्या होना चाहिए? नागरिक के पास होनी चाहिए विविधता। क्या होनी चाहिए? विविधता। जैसे भाषा में, संस्कृति में और धर्म में, इन सारी चीजों में होनी चाहिए विविधता, जिससे कि किसी राज्य को अलग किया जा सके, है ना। अगर राज्य अलग हो गया, अब क्या होगा? हम राज्य सरकार आसानी से ला सकते हैं उधर। ठीक है, ये होती है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। अब जो भारत में संघीय व्यवस्था है वो किस आधार पर है? वो है भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर, है ना, कि कौन सी जगह पर कितनी कौन सी भाषा बोली जा रही है उसके आधार पर संघीय व्यवस्था लागू की गई है। तो आप लोग जो ये संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसका फर्स्ट है भाषीय राज्य, मतलब भाषाई राज्य।
मतलब कि ऐसे राज्य जिनका बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ है उन्हें कहते हैं भाषाई राज्य। तो देखो जो तुम्हारा मैप है सन 1947 का भारत और अब है 2019 का भारत, डिफरेंस है या नहीं? डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो ये कैसे आया डिफरेंस? क्योंकि 1947 में जो भारत आजाद हुआ वो तो ऐसा दिख रहा है कि पंजाब की जो पंजाब है वो थोड़ा ज्यादा पड़ा है और जो अभी का पंजाब है वो उससे थोड़ा कम पड़ा है और बिखरा हुआ भी कम है ना। तो ये डिफरेंस कैसे आया? कैसे आया? भाषा के आधार पर आया, है ना। भाषा के आधार पर फिर से जो राज्य है उनका पुनर्गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया? क्यों किया गया? क्यों किया गया? मैंने पूछा है क्यों किया गया है? जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया, है ना। तो भाषा के आधार पर क्यों किया गया? क्योंकि विविधता थी। क्या थे? डिफरेंसेस थे। क्या थे? डिफरेंसेस थे। और इन डिफरेंसेस को एकजुट रखने के लिए, मतलब जो देश है वो डिफरेंसेस के कारण टूट ना जाए, टूट ना जाने के कारण से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों के लिए राज्य सरकारों का गठन किया गया और फिर ये सारा कामकाज चला। ठीक है, राज्य सरकार। इतना समझ आ गया? जब पूछो तो नहीं होता यस मैम, अब तेरा यस मैम हो रहा है। अब है भाषा नीति, मतलब भाषा जो है उसके आधार पर देश को कैसे बनाया गया, भाषा नीति। अब ये बताओ जो भारत की मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी। आप चले जाओ साउथ की तरफ तो कोई हिंदी बोलता है? नहीं बोलता। कोई भी हिंदी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। अब देखो श्रीलंका में ऐसा हुआ था, सिहली को मातृभाषा घोषित करने के बाद क्या हुआ था वहां पर दंगे होने लगे थे, जो गृह युद्ध थे वो आरंभ हो गए थे, है ना। पर भारत की जो सरकार थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। हिंदी को मातृभाषा घोषित करने के बाद भी भारत सरकार ने इसका प्रचार नहीं किया कि सब लोग हिंदी भाषा को याद करो, बोलो, हिंदी भाषा को सीखो। जबकि इंडिया में 40% लोग थे जो हिंदी भाषा बोलते थे, बाकी सारे लोग भाषा बोलते थे अपने अपने राज्यों की, है ना। जैसा राज्य वैसी वो भाषा बोलते थे। अब हिंदी भाषा को वो बोलते थे 1950 के आसपास की बात है, जब हिंदी भाषा को सरकारी कामकाज में यूज करने के लिए यूज करा जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। 1950 के आसपास की बात है, जब सरकारी कामकाजों में कौन सी भाषा यूज होगी? हिंदी। पर इसका विरोध किया गया था। इसका विरोध हुआ क्योंकि जो हिंदी भाषा थी, पहली बात ये सबको आती नहीं थी, है ना। जो सरकारी कामकाज थे इनमें अगर इंग्लिश भाषा हो, मतलब अंग्रेजी भाषा हो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल लगी लोगों को। क्यों? क्योंकि इंग्लिश भाषा लगभग हर जगह, हर स्कूल में सिखाते हैं, छोटे बच्चे को, बड़ा जब तक नहीं हो जाता तब तक सिखाते हैं, है ना। पर जो हिंदी है, कहाँ गई? ये जो हिंदी है ये कई कई राज्यों में सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती। वो लोग अपनी जो मातृभाषा है उनको ही आगे लेकर चलते रहते हैं। तो जो राज्यों की मातृभाषा होती है उनको लेकर जो सरकारें थी, जो केंद्रीय सरकार थी, उन्होंने कोई मतभेद नहीं दिखाया इसमें। ठीक है, उन्होंने इन पर कोई बोझ नहीं डाला कि तुम्हें हिंदी ही बोलनी है ना।
ऐसा कोई बोझ इन पर नहीं था कि इन्हें हिंदी बोलनी है। समझ आ गया? क्योंकि जो सरकार थी वो क्या नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि श्रीलंका वाला जो हाल है वो हमारे भारत में भी हो जाए, क्योंकि पहले से ही जो भारत है वो आधा टूट चुका है ना। इतनी बात समझ आ गई? भाषा की नीति कैसे फॉलो की गई। अब मातृभाषा तो हिंदी है, पर बहुत कम लोग हिंदी भाषा का यूज करते हैं। सरकारी कामकाज में कौन सी भाषा होती है? इंग्लिश भाषा होती है। जहाँ का जो राज्य है वो कौन सी भाषा बोलता है? प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय भाषा बोली जाती है ना। अब केंद्र और राज्य संबंध, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध कैसा है, ये बात चलेगी। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध कैसा हो सकता है? दुश्मन टाइप नहीं होता। अब देखो, एक पिक्चर देख लो, तुम पेज पलटो और ये पिक्चर देखो। राज्य कुछ और शक्तियां मांग रहे हैं, ये है राज्यों की शक्तियां। एक बाल्टी में राज्यों की शक्तियां को डिनोट करता है, और ये सारे क्या है? ये राज्य सरकार के नेता है, प्रतिनिधि है, ठीक है, राज्य सरकार के। तो पहला जो राज्य है वो है केरल, दूसरा है मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ठीक है। उसके थोड़ा सा पीछे यूपी भी है, टोपी वाला, है ना। तो ये जो राज्य है वो केंद्र सरकार से शक्तियां मांग रहे कि हमें शक्तियां दो। बेल्जियम में क्या था, जो शक्तियां थी वो 50-50 बटी हुई थी कि इतनी तुम्हारे पास, इतनी केंद्र सरकार के पास। पर यहाँ पे, और ये जो लेडी है ये कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लेडी है, और ये क्या कर रही है? शक्तियों का बंटवारा कर रही है। किसी राज्य को चलाने के लिए हमारे पास उतनी शक्ति होनी चाहिए जितनी की हमें चाहिए, क्योंकि राज्य के क्या क्या विषय थे? राज्य को चलाने के लिए हमें उतनी तो शक्ति मिलनी चाहिए ना। अगर बताओ हमें सड़कें बनवानी है, पर हमें जो सड़कों में यूज होता है, ऑयल यूज होता है, डामर, काला डामर जो यूज होता है, हमें वो मंगवाने की इजाजत नहीं है, तो क्या सड़कें बनवा पाएंगे? नहीं, है ना। तो इसीलिए वो लोग शक्तियों को मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? केंद्रीय सरकार। इसका मतलब क्या है, जो शक्तियां हैं वो कौन देता है राज्य सरकार को? केंद्रीय सरकार शक्तियां देती है राज्य सरकार को, है ना। हाँ, पैसा हो यही देंगे। मुद्रा का विषय है ना इसमें, केंद्र सरकार में, तो यही देखते हैं। तो ये समझ आया तुम्हें एग्जाम्पल जो मैंने दिया? आ गया ना। अब तुम एक ऐसा एग्जाम्पल दो। बोलो। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा भारत में विकेंद्रीकरण, उसके बाद चैप्टर खत्म। जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार को शक्तियां देती है। तो राज्य सरकार किसके अंतर्गत है? केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आती है ना। जो भी फैसले लेने होंगे राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से ले सकती है, पर उससे पहले उसे किसी को बताना पड़ेगा कि क्या फैसले लिए जा रहे हैं। किसको बताएगा वो? केंद्रीय सरकार को वो बताएगा। इतनी बात समझ आई? क्यों हंस रहा है तू? बता। मैंने इससे पूछा तो और सब हंसने लग गए। अब है भारत में विकेंद्रीकरण। क्या? तुम्हारा लास्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण। तो ये जो भारत में विकेंद्रीकरण है, कुछ समझ आ रहा है? इसको देख के, पढ़ के, सुन के नहीं आ रहा? नहीं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर करना। कितने?
3 स्तर पर करना, 3 स्तर पर करना। चलो अब देखो इधर, तो पहला स्तर कौन सा है? केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार। दूसरा कौन सा है? राज्य सरकार। तीसरा कौन सा है? कौन सा? अब तीसरा है, शहरों में होता है, जो शहर होते हैं उनमें होता है तीसरा नगर पालिका। सुना है? नगर पालिका। और शहर में हो गया नगर पालिका, गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। कहीं कहीं पर जो ग्राम पंचायत होते हैं इन्हें ग्राम समूह भी कहते हैं। ठीक है। शहरों का कार्यभार कौन संभालता है? नगर पालिका। गांव ग्राम पंचायत। जो शहर और गांव होते हैं ये नगर पालिका और ये ग्राम पंचायत, ये किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत ये लोग आते हैं, है ना। जो विषय इनके पास है इनको देने हैं, जैसे इनके विषय क्या होते हैं? साफ सफाई, साफ सफाई और साफ सफाई, सड़क निर्माण, बिजली, पानी, है ना, और न्याय करना। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, उसको अगर कोई परेशानी है स्वास्थ्य से रिलेटेड या और कुछ, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है। तो ये आता है नगर पालिका और ग्राम पंचायत के अंदर। ये दोनों, इन दोनों के विषय होते हैं ये। ठीक है, याद रखना, कहीं पता चले कि नगर पालिका के विषय बताए थे आपने, ग्राम पंचायत के बताए नहीं। जो नगर पालिका शहर में करती है वही ग्राम पंचायत गांव में करते हैं। ठीक है। अब ये जो शहर और गांव वाला सीन है, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, ये जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में नहीं था, क्योंकि इसके लिए चुनाव भी नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? चुनाव नहीं किए जाते थे, नहीं किए जाते थे, चुनाव नहीं किए जाते थे इधर। ठीक है। 1950 के वक्त पर ये जो चीजें देखे, जब इन चीजों को देखा, किसने देखा? जो भारत की सरकार थी उन लोगों ने जब इन चीजों को देखा कि चुनाव नहीं किए जाते, कोई भी सीरियस ही नहीं है नगर पालिका के लिए या फिर ग्राम पंचायत के लिए, तो उन्होंने क्या किया? एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया। राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। किस लिए? इसलिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ठीक है। जो सीएम होता है उनका चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और इन लोगों का चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, समझ आ गया? तो 1992 से 1992 से जो इसमें जो एक होता है ना, सीरियसली जो चीजें होती हैं, शासन चलता है, वैसा शासन होने लगा। जो स्वशासी है, स्वशासी किसे कहते हैं? स्थानीय शासक को स्वशासी कहते हैं। ठीक है, जो स्वशासी है उसका चुनाव होने लगा 1992 से, है ना। जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, एक संविधान संशोधन हुआ जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत और नगर पालिका को जोड़ा गया संविधान से, क्योंकि उससे पहले संविधान में नगर पालिका और ग्राम पंचायत जैसा नहीं था कुछ। ठीक है, तो स्वशासी चुनाव कौन करवाता है?
ग्राम पंचायत राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 1992 में संविधान संशोधन हुआ जिसके कारण नगर पालिका और ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, जिसके कारण एक जो रूलिंग सिस्टम होता है वो और अच्छे से चलने लगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। तो आप लोगों का चैप्टर यही खत्म होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।